हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रतिभा शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR NET JRF लाइफ साइंसेस के सिलेबस में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें से क्वेश्चन CSIR ने प्रीवियसली पूछे हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। तो टॉपिक का नाम है इम्यून रिस्पांस ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन। ये टॉपिक मैंने लिया है सिलेबस की यूनिट 4 से, जिसका पार्ट ई जो इम्यूनोलॉजी से डील करता है उसी का ये टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में कि मलेरिया इन्फेक्शन के दौरान ह्यूमन बॉडी क्या रेस्पॉन्स शो करती है। टॉपिक डिस्कशन के साथ ही हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि CSIR ने पहले अपने क्वेश्चन पेपर में पूछा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो among your friends and subscribe my channel and press the bell icon. So before starting with the discussion, let me show you the question that has been asked by CSIR. Question है, which of the following factors is not true for the low levels of immune response in plasmodium infection? और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके options है, different type of antigens are expressed at various stages of plasmodium life cycle. Most of the phases in the life cycle of plasmodium are intracellular. Sporozoites are rapidly cleared from blood circulation and plasmodium infection primarily destroys macrophages and dendritic cells. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप इसको 100% आंसर कर पाएंगे। सो जस्ट बिफोर गोइंग डीपली इनटू द इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग मलेरिया इन्फेक्शन, दैट इज़ द टॉपिक। सो उससे जानने से पहले हमें एक शॉर्ट ओवरव्यू की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम की स्टेजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसे जानने के लिए हम पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से। मैं इसे पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इस पर फुल वीडियो बना दूंगी। लेकिन आपको यहाँ पर मैं पूरा ब्रीफ में ही दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये इसके बारे में नहीं है, लाइफ साइकिल के बारे में नहीं है। ये डिस्कशन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में है। तो ये लाइफ साइंसेस की स्टेजेस के बारे में क्योंकि जानना ज़रूरी था, इसलिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो व्हेन बाइट्स एनी ह्यूमन बॉडी, then it transfers sporozoites of Plasmodium falciparum into the small blood vessels of the human being. These sporozoites then migrate into hepatocytes. Hepatocytes are the cells of liver. So यहाँ पर ये जो स्पोरोजॉइट है ये डेवलप हो जाता है कुछ और स्ट्रक्चर्स में, जो कि इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की, जिसे हम कहते हैं मीरोजॉइट्स। तो क्योंकि एक ही स्पोरोजॉइट बहुत सारे मीरोजॉइट्स में डेवलप हो जाता है, तो ये जो हिपेटोसाइट है ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शाई जॉइंट। तो इस कंडीशन में जब एक हिपेटोसाइट रप्चर होती है तो बहुत सारे मीरोजॉइट्स इससे निकल करके वापस से ब्लड वेसल्स में पहुंच जाते हैं और इरिथ्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। हर इरिथ्रोसाइट के अंदर ये मीरोजॉइट्स डेवलप होकर के बहुत सारे मीरोजॉइट्स बना लेते हैं, और अगेन जब ये सेल रप्चर होती है तो इसमें से निकल करके ये मीरोजॉइट्स दूसरी इरिथ्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। इसी स्टेज में इसी साइकिल के अंदर, जो ये ब्लड स्टेज की हमारी एक साइकिल है, इसी साइकिल के अंदर कुछ मीरोजॉइट्स गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स जो होती है एक बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और एक सेक्सुअल स्टेज होती है। इस कंडीशन में अगर कोई मॉस्किटो इसे बाइट करता है, ह्यूमन को जो कि इनसे इन्फेक्टेड है उस पर्टिकुलर ह्यूमन को बाइट करता है, तो दीज गैमेटोसाइट्स गॉट ट्रांसफर टू दैट मॉस्किटो एंड इट डेवलप्स इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट्स दैट आर माइक्रोगैमिट एंड मैक्रोगैमिट। और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से देन देयर प्रोड्यूसेस जाइगोट से फिर से ये स्पोरोजॉइट कंडीशन में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो स्टेजेस में, ह्यूमन में दो स्टेजेस होती है, एक लिवर स्टेज और एक ब्लड स्टेज। इसी तरीके से दो हमारे पास यहाँ पे
होस्ट भी होते हैं प्लाज्मोडियम के, एक तो फीमेल एनाफिलीज और दूसरा ह्यूमन बॉडी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे जब ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के अंदर बन जाते हैं, ये वाली जो पूरी लाइफ साइकिल मॉस्किटो में चल रही है, ये स्पोरोजोइट अगेन किसी दूसरे स्वस्थ ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकती हैं और उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो अब आपको स्टेजेस के बारे में पूरी नॉलेज हो गई है, कौन कौन सी स्टेजेस होती है इसके अंदर। तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक, जो कि हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स क्या क्या शो करती है, जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स है, जो लिम्फोसाइट्स हैं और जो दूसरी सेल्स हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स है, एनकी सेल्स है, और ये जो जितनी भी सेल्स है ये किस तरह का रिस्पॉन्स शो करती है जब बॉडी में ये जो डिफरेंट स्टेजेस डेवलप हो रही होती है उस टाइम पे। और इन स्टेजेस के टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से वो लड़ने में हेल्प करती है इस इन्फेक्शन से। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की स्लाइड्स में, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जब हम मलेरिया के बारे में बात करते हैं कि जब किसी ह्यूमन को मलेरिया होता है तो किस तरह से उसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, उस पर्टिकुलर ह्यूमन में दोनों ही तरह की इम्यूनिटी, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों ही इसके अंदर एक्टिवेट होती हैं और अपने अपने तरह के रिस्पॉन्स शो करती है। सबसे पहले बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं डेंड्राइटिक सेल्स, वो होती है डेंड्राइटिक सेल्स, TH सेल्स, NK सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब हम सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से दूसरी सेल्स जो TH सेल्स और NK सेल्स है उनको भी इंड्यूस करती है और उसके बाद में फिर वो मैक्रोफेज का एक्टिवेशन करती है। तो इसके देखने के लिए एक बार हम इसे जूम कर लेते हैं। तो जूम इन करेंगे हम इसको, ये देखिए। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो डेंड्राइटिक सेल है इसके अंदर है TLR1 और TLR9। ये TLR9 भी इसकी सरफेस के ऊपर है, ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर था, 2D में इस तरह से बन गया है, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके ऊपर है। तो TLR1 और TLR9, TLR के बारे में आप जानते होंगे, TLRs हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, वैसे आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में, जब इन्नेट इम्यूनिटी बॉडी शो करती है उस टाइम पे जो इम्यून सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर शो होते हैं। और ये किसी भी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर से इन्हें इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी सेल के ऊपर उसके पैटर्न को पहचान कर एक्टिवेट होती हैं और अपना रेस्पॉन्स शो करती है। तो ये थे टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स पे दो तरह के टोल लाइक रिसेप्टर्स TLR1 एंड TLR9 जो होते हैं वो करते हैं मीरोजॉइड इन्फेक्टेड RBC के ऊपर प्रेजेंट, मीरोजॉइड इन्फेक्टेड RBC के ऊपर प्रेजेंट, जो जैसे कि ये इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, इसकी जो ये सेल सरफेस पे प्रोटीन्स है, जो एंटीजेंस है, ये इसीलिए हैं क्योंकि इसमें मीरोजॉइड्स का इन्फेक्शन है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये एंकर्ड हैं, यानी जुड़े हुए हैं GPI से। ये GPI है, GPI क्या है, सो GPI इज़ ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, ये है। ये इससे जुड़े हुए जो भी एंटीजेंस हैं उनसे बाइंड करता है TLR1 और TLR2 बाइंड करता है मीरोजॉइड के डबल स्टैंडर्ड DNA से। तो इस तरह से जो दो बाइंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो एंटीजेंस के साथ जब बाइंडिंग हो रही है डेंड्राइटिक सेल्स में, तो डेंड्राइटिक सेल्स कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करती है। ये साइटोकाइंस है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1।
और इन्हीं साइटोकाइंस के द्वारा बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि फ़ीवर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ़ीवर इसमें टर्शियन फ़ीवर जो होता है, टर्शियन फ़ीवर इसे हम नाम देते हैं क्योंकि एवरी 2 डेज़ के बाद में ये फ़ीवर रिकर होता है, बार बार आता है। तो फ़ीवर और इन्फ्लेमेशंस जो इसमें शो होती है, रेस्पॉन्स, ये सब शो करने के लिए साइटोकाइंस जो रिलीज़ करती है डेंड्राइटिक सेल्स वो होते हैं TNF अल्फ़ा, IL-6 और IL-1। इसके अलावा जब ये जो मैंने आपको बताया है अभी साइटोकाइंस TNF अल्फ़ा और IL-6, IL-1, इनसे इंड्यूस होती है TH1 सेल। टी हेल्पर सेल्स, TH सेल्स होती है टी हेल्पर सेल्स, जो कि CD4 सेल्स या CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स भी जिनको हम कहते हैं, ये भी आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा। आपको किसी भी तरह का जो डाउट है किसी भी तरह की सेल के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, या तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह इसको समझा दूँगी। तो ये जो TH सेल्स है इनके ऊपर इनको ही इंड्यूस करती है, और ये जो TH सेल है अगेन ये दूसरे साइटोकाइंस जैसे कि TL2 और इंटरफेरॉन गामा, ये दो साइटोकाइंस जो रिलीज़ करती हैं, और इस तरह से NK सेल जो है वो एक हमारे इंड्यूस हो जाती है। NK सेल्स इज़ अगेन आई थिंक यू ऑल नो आर नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि ये NK सेल्स जो है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि ये लाइसिस का जो काम है इसमें वो बहुत अच्छे से करती है ये, इसलिए NK सेल्स बहुत इफ़ेक्टिव होती है कैंसर सेल्स को रिमूव करने में। अगेन यहाँ पर भी NK सेल जो है वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं। उसके अलावा IL-12 भी रिलीज़ किया है इसने, डेंड्राइटिक सेल्स ने, जो कि मैंने आपको IL-6 और IL-1 बताया। उसके अलावा उससे भी TH1 सेल इंड्यूस होकर के, और आप देख सकते हैं यहाँ पे IL-2 का फंक्शन तो है कि TH1 को इंड्यूस करवा के इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करना। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया IL-1, IL-6 और TNF अल्फ़ा, उससे TH1 सेल जो है वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करके NK सेल को एक्टिवेट कर रही है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो इंटरफेरॉन गामा है ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है। मैक्रोफेज जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैक्रोफेज आर द मेजर फैगोसाइटिक सेल्स इन आवर बॉडी। तो ये क्या करती है कि जो इरिथ्रोसाइट है जिसके अंदर मीरोजॉइट्स प्रेजेंट है उनकी सेल सरफेस को पहचान करके उनको एनगल्फ कर लेती है। फैगोसाइटिक की प्रोसेस आई थिंक आप सभी को पता होगी, उसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, जैसे कि एडहेशन हो गया, उसके बाद कीमोटैक्सिस हो गया, उसके बाद इनका एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस के बाद ये अंदर जा कर के लाइसोसोम से फ्यूज़ हो जाती है, और उसके बाद में ये लाइसोजाइम्स के द्वारा इसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो सेल्स है वो ख़त्म हो जाती है, और इसी की वजह से मलेरिया में हमें अनीमिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जो इरिथ्रोसाइट है उसका हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस फैगोसाइटोसिस के अलावा मैक्रोफेज भी कुछ और साइटोकाइंस यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, जैसे कि IL-1, IL-6 और TNF अल्फ़ा। दीज आर द सेम साइटोकाइंस दैट आर रिलीज्ड, वी हैव सीन दैट आर रिलीज्ड बाय द डेंड्राइटिक सेल्स व्हेन दे bind along with their TLRs to the GPI anchored proteins and also the double stranded DNA of merozoite that are present in the erythrocytes। तो इनके साथ हमने जब बाइंड किया था तो डेंड्राइटिक सेल्स ने जो रिलीज़ किए थे वो साइटोकाइंस और ये साइटोकाइंस सब सिमिलर हैं। अब हम बात करते हैं साइटोकाइंस के बारे में कि ये जो साइटोकाइंस होते हैं इनके रिलीज़ से किस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स शो। इन्नेट रिस्पॉन्स के दौरान साइटोकाइंस का एक नेटवर्क काम करता है, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि किस तरह से डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस एज वेल एज NK सेल्स और TH सेल्स भी साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। तो साइटोकाइंस दो तरह के हो सकते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी
एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, वाइल द एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिड्यूसेस द इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन से क्योंकि टिश्यू डैमेज भी हो सकता है, अगर मलेरिया का जो इन्फेक्शन है काफ़ी दिन तक रह जाए तो हमारे लिवर में टिश्यू डैमेज भी कॉज कर सकता है। एरिथ्रोसाइट्स में यानी ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी वो बहुत सारी क्योंकि ब्लड सेल्स को लॉस कर रहा है तो एनीमिया भी कॉज कर सकता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस होते हैं उनमें हम देख सकते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी में कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं। इंटरफेरॉन्स, IL-1, IL-1 एंड IL-6 जो कि हमारी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को इंड्यूस करती है ताकि वो पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है इसको किल करे। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि पैरासाइट को किल करवाने के काम में आ रहा है। होते तो ये प्रोटेक्टिव ही है लेकिन ये साथ में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करते हैं। साथ ही साथ IL-12 जो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स, यानी कि मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स कौन से हो रहे हैं हमारे, यानी कि NK सेल्स और मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। ये जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स हैं ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे? ये एक तरीके से TH1 सेल्स को, TH1 को, क्योंकि हमने देखा कि डेंड्राइटिक सेल्स क्या कर रही थी, TH1 सेल को इंड्यूस कर रही थी कि ये इसको इंड्यूस करके और किसी तरह से इनडायरेक्टली मैक्रोफेज को फिर इंड्यूस कर रही थी और इस तरह से ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ावा देकर और हमारा पैरासाइट को जो ख़त्म करने का काम कर रही है बॉडी के अंदर वो ये कॉज कर रहा था। तो IL-12 भी एक तरह से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की। एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम देखें तो IL-10 ये एक प्रोटेक्शन को काउंटरएक्ट करने के काम में आता है और इसी तरह से जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स थे, इनके जो साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स होते हैं यानी ये सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। सेल्स को जब डैमेज करते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए IL-10 काम करता है। इसी तरीके से एक और हमने साइटोकाइन देखा, दैट इज़ TNF-अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एंटी पैरासिटिक इफ़ेक्ट को, एंटी पैरासिटिक इफ़ेक्ट। तो कौन कौन से इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स, और इस हम देख सकते हैं कि इंटरल्यूकिन-1, इंटरल्यूकिन-6, इंटरल्यूकिन-12, इंटरल्यूकिन-10, TNF-अल्फ़ा और इंटरफेरॉन गामा, ये सारे जो साइटोकाइंस हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं किस दौरान, जब मलेरिया का इन्फेक्शन है या किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो बॉडी के अंदर। ये समअप करने के लिए मैंने आपको सारे जो साइटोकाइंस है वो एक साथ समअप कर दी है। इसके अंदर IL-10 जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अलावा ये सब जो हैं ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। इंटरफेरॉन गामा और TNF-अल्फ़ा ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंटी पैरासिटिक इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं और क्या करते हैं ये जो फीवर जैसे जो सिम्टम्स है वो इन्हीं की वजह से शो होते हैं। और TNF-अल्फ़ा क्या करता है, ये लेजन कॉज कर सकता है और टिश्यू डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो साइटोकाइंस है वो एक बैलेंस क्रिएट करके कोशिश करते हैं कि बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड बाय दिस
I will end this session, and I think I could not complete this session because इसमें सिर्फ innate immunity हमारा हो पाया, हम सिर्फ इसमें innate immunity कवर कर पाए हैं। जो हमारा रह गया है इसमें adaptive immunity हमारा अभी रह गया है। adaptive immunity वो हम ये सिर्फ कवर कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक पार्ट और बना दिया जाए। तो ये जो वीडियो है इसे हम पार्ट 1 मानेंगे, और पार्ट 2 जो है वो ही मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। उसमें हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो बॉडी में वर्क कर रहा होता है मलेरिया इन्फेक्शन के टाइम पे, वो किस किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए एक और पार्ट होगा, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उस क्वेश्चन को भी हम फिर कंप्लीट करने के बाद में ही डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियो है, या शायद नहीं है वीडियो, क्योंकि इसे जनरली स्टूडेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक हमें दिखने में लगता है कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, तो और बहुत टिपिकल भी नहीं है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आई थिंक आपको ये पढ़ना चाहिए और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर वीडियो के अंदर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, या आपके कुछ और सजेशंस है, तो आई वेलकम ऑल योर सजेशंस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।